हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने शिक्षण अभिरुचि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई हुई है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम, उसका अर्थ, उसकी प्रक्रिया एवं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दोस्तों, एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आने वाले शिक्षण अभिरुचि पर आधारित एग्जाम पर, यानी कि जो आपका एलटी शिक्षण अभिरुचि का एग्जाम है, इवन आपका अगर कोई एग्जाम सीटीटी या यूटीटी है, वहाँ पर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इससे प्रश्न आने की संभावना काफ़ी रहेगी दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का अर्थ, इसकी अवधारणा और इसकी प्रक्रिया एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक। अब बात आती है अधिगम की। अधिगम से हम क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन नए नए अनुभव एकत्रित करता है और इन्हीं अनुभवों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार अगर नए अनुभवों से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ठीक है ना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अधिगम का अगर हम सामान्य अर्थ बोले तो क्या है? सीखना। तो अगर अनुभवों से आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। ठीक है ना। अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मुझे चार्ल्स स्कीनर की लगती है, जो कि कहते हैं कि सीखना यानी कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कथन भी है, कभी ये आ भी सकता है एग्जाम में और आया भी है। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, चार्ल्स स्कीनर द्वारा दिया गया अधिगम की बहुत शानदार डेफिनेशन है, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन कहती है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें अधिगम की दोस्तों, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो कि सार्वभौमिक है। ठीक है ना। तो अधिगम का जो अर्थ है, हमने क्या बोला? सीखना है और व्यवहार में परिवर्तन लाना। और जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा होते हैं? अनुभवों के द्वारा। ठीक है ना। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर वो भाप से निकली हुई दूध के गिलास को अगर वो स्पर्श कर ले, ठीक है ना, तो जैसे ही उसका हाथ क्या होता है? जल जाता है, तो वो अपने हाथ को तुरंत हटा लेता है। तो अब क्या होगा कि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो जब वो किसी ग्लास से अगर भाप निकल रही है तो उसको कभी भी क्या नहीं होगा? छुएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि उसने क्या किया? देखिए दोस्तों, अनुभव के आधार पर, यानी कि पहले तो क्या हुआ कि पहले उसने क्या किया कि सीधे सीधे जब उसको पता नहीं था तो भाप से उस निकलने, जैसे दूध से भाप निकल रही थी, तो उसने तुरंत से क्या कर दिया? ग्लास को टच कर दिया। तो जैसे उसका हाथ जला तो उसने क्या कर दिया? हाथ को अपने तुरंत हटा लिया। तो यानी कि उसको अनुभव हो गया कि भाई अगर किसी ग्लास से अगर भाप निकल ली है तो वो गर्म होगा और उससे हाथ जलने का भय रहेगा। ठीक है ना। तो यानी कि उसने अनुभव के आधार पर उसके व्यवहार में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। ठीक है ना। तो अब आपको आई होप कि जो अधिगम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अधिगम की जो प्रक्रिया है वो चलती है। इसके अर्थ को अगर हम समझ लेंगे तो हमें ज्यादा ही चीज समझ में आएगी। ठीक है ना। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है? अर्थ। तो अधिगम का अर्थ क्या है? देखिए, अधिगम के अर्थ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, आपके बिल्कुल बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बिल्कुल ये सेंटेंस वही कहता है। ठीक है ना। अधिगम आपका क्या है? एक व्यापक शब्द है। यह जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। ठीक है। व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है, उसके फलस्वरूप वह किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है। जब वह अपने पुराने अनुभव के आधार पर इस नवीन परिस्थिति द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वह उस परिस्थिति के संग समायोजन करने का प्रयत्न करता है। परिणामतः वह अपने उन व्यवहारों को छोड़ देता है जो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है, और इस प्रकार उसके व्यवहार अनुभव के आधार पर व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है? देखिए, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ना कि जो बच्चा है वो अगर भाप निकलते हुए ग्लास को या दूध के ग्लास को अगर स्पर्श करता है तो क्या होता है? तो देखिए, होता क्या है कि जब अधिगम में हम बात करते हैं कि ये जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित है। जैसे कि सपोज करो, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको पता नहीं होता है कि जो गर्म वस्तु को अगर हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है ना। या सपोज करो हम शिशु के सामने अगर कोई दीपक ले जाएंगे तो वो क्या करेगा? स्वाभाविक रूप से उस लौ को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो जन्मजात प्रकृति होती है, यानी उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि जैसी उसके सामने दूध का ग्लास आया
या सपोज करो उसके सामने आप एक दीपक लेके आए, तो बच्चा क्या होगा, झपट्टा मार के उसकी ओर को अपना हाथ बढ़ाएगा, ठीक है ना। तो व्यक्ति अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो क्रिया करता है, यानी कि उसकी जन्मजात प्रवृत्ति थी कि भाई कोई भी चीज उसके सामने लाओगे तो वो क्या करेगा, उसकी ओर को हाथ मारेगा, यानी उसकी ओर को झपट्टा मारेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके फलस्वरूप वो किसी नवीन परिस्थिति के संपर्क में आता है, तो नवीन परिस्थिति क्या हुई कि भाई उसने उसने देखी, भाई उसने लॉ की ओर को क्या किया, हाथ बढ़ा दिया, या सपोज करो गर्म ग्लास की ओर को उसने हाथ बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो जब वो अपने पुराने अनुभव के आधार पर इस नवीन परिस्थिति के द्वारा अपनी प्रवृत्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तो हुआ क्या कि भाई जैसे उसने लॉ को छुआ तो उसको पता लगा कि भाई इसको जब हम टच कर रहे हैं तो मेरे को जो मेरे पुराने अनुभव हैं, ठीक है ना, पुराने अनुभव हैं, ये नवीन परिस्थिति में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे उसने हाथ लगाया तो अभी तक तो वो क्या करता था कि भाई कोई भी चीज़ आती थी उसको हाथ से पकड़ता था तो उसको अच्छा लगता था अनुभव, लेकिन अभी उसने देखा कि भाई मेरा हाथ क्या हो गया, जल गया एकदम से, यानी उसको दर्द हुआ। तो उसने क्या किया, इस परिस्थिति के संग समायोजन करने का वो प्रयत्न करता है, ठीक। अब वो क्या करेगा कि इस परिस्थिति के समायोजन करने का प्रयत्न करेगा, तो इससे होगा क्या कि परिणामतः वो अपने उन व्यवहारों को छोड़ देता है जो उक्त परिस्थिति के अनुकूल नहीं होते हैं। यानी कि अगली बार जब भी उसके सामने दीपक या फिर आप गर्म दूध का अगर कोई ग्लास है जिसमें भाप उड़ी होगी, कभी भी वो क्या करेगा, उसको कभी भी दोबारा टच करने का प्रयास नहीं करेगा। तो फलतः उसने क्या किया कि अपने उस व्यवहार को छोड़ दिया कि कोई भी जो वस्तु आएगी उसके सामने, तो ये स्पेशली जैसे कि अगर दीपक लिया है या कोई गर्म आप दूध का ग्लास लिया है, तो उनको क्या कर देगा, छोड़ देगा कि जो कि उसके अनुकूल नहीं होते, और नवीन परिस्थिति के अनुकूल व्यवहारों को अपनाने लगता है। तो नवीन परिस्थिति के अनुकूल क्या करेगा, उनको अपनाने का प्रयास करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। अब अगली बार से जब भी आप क्या कहते हैं उसके सामने लॉ को लेके आएंगे या दीपक लेके आएंगे, तो वो उसके लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा बल्कि उससे दूर भागने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार उसके व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित, यानी कि उसको अनुभव मिल गया कि भैया अब अगली बार से अगर मैं दीपक को छूंगा तो क्या होगा कि मेरे हाथ क्या होगा, जलने का प्रयास, मतलब जल सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि उसने व्यवहार के, यानी उसके जो व्यवहार में परिवर्तन है वो किसके आधार पर आए, वो उसके अनुभव के आधार पर आए। तो इस तरीके की जो अधिगम की प्रक्रिया है वो इस तरह से चलती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अधिगम का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो अधिगम है वही आपकी शिक्षा है, और दोनों ही क्या होता है, एक क्रिया की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना। जो अधिगम और शिक्षा हमेशा कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत है और सर्वत्र चलती है, यानी कि यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है, ठीक है ना। जो भी आपका प्रगतिशील परिवर्तन होगा आपके व्यवहार में, उसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, ठीक है ना। ये कैसा परिवर्तन होगा, अनुभवों के आधार पर, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है जो कि गिलफोर्ड ने दी थी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जबकि वुडवर्थ ने क्या बोला कि भाई नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। इनकी भी जो डेफिनेशन है काफ़ी सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर क्या माना गया कि भाई अनुभव के आधार पर जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। गेट्स और अन्य विद्वान भी ये कहते हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहारों को संशोधन और परिमार्जन करना ही अधिगम है। जैसा कि अभी हमने देखा कि बच्चे ने जैसे ही लॉ पकड़ी तो भैया उसने अपने व्यवहार में संशोधन कर दिया और परिमार्जन कर दिया कि भैया अगली बार से मैं इसको कभी भी छूंगा नहीं, इवन उल्टा इससे दूर ही रहूंगा, ठीक है ना। तो अनुभव के आधार पर उसने अपने व्यवहारों में संशोधन और परिमार्जन कर दिया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अधिगम बोलेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों शिक्षण एवं अधिगम में क्या संबंध है। देखिए अगर हम बात करें शिक्षण और अधिगम की, दोस्तों ये समान प्रक्रियाएं हैं, ठीक। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि भाई शिक्षण के 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। इसी प्रकार से जब शिक्षण की प्रक्रिया की बात करेंगे तो दोस्तों उसके भी आपके शिक्षण, अधिगम और अनुभव, यानी कि इसके 2 अंग हैं, इसी के द्वारा दोस्तों ये प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक। पहले क्या होता था कि शिक्षा मनोविज्ञान में, अधिगम में मनोविज्ञान को हम बोलते थे कि जिसका संबंध बालक द्वारा सीखने की क्रिया से है उसी को महत्व दिया जाता था, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम को हम ये मानते थे कि बालक द्वारा सीखने की क्रिया, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते थे, अधिगम बोलते थे, ठीक है ना। लेकिन आज के जमाने में ये माना जाता है कि जो
शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जा रही है, छात्र उसके प्रति कितनी अनुक्रिया करते हैं, ठीक, उसी को हम आज के ज़माने में क्या बोलते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब पहले क्या माना जाता था कि छात्र ने मतलब जो हम क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम में क्या बोला जाता था कि बालक द्वारा सीखने की क्रिया को बोला जाता था, ठीक है ना। लेकिन आज के ज़माने में जो शिक्षण प्रक्रिया हम शिक्षक अपनाते हैं उसमें छात्र के प्रति या छात्र उसके प्रति कितना रिस्पॉन्स देता है या कितनी अनुक्रिया करता है, तो तभी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संपूर्ण होती है, ठीक है ना। तो अधिगम की जो क्रिया है वो एकांगी है, ठीक, उसको अगर आप शिक्षण की क्रिया करेंगे तभी जाके क्या होती है, पूर्णता मिलती है। ये चीज को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं है, सिखाना भी निहित होता है, ठीक है ना। तो शिक्षण की प्रक्रिया हमेशा क्या होती है, शिक्षण अधिगम के द्वारा ही पूरी होती है। तो अगर हम कहेंगे भाई शिक्षण है, तो शिक्षण में क्या होगा, ऑफ कोर्स अधिगम भी होना चाहिए, यानी कि सीखना भी। आप एक तरफ से टीचिंग करे जा रहे हैं, बच्चा कुछ नहीं सीख रहा है, तो आपकी जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कभी भी पूरी नहीं मानी जाएगी। जब आप शिक्षण करेंगे साथ में अधिगम भी होना चाहिए, यानी बच्चे का रिस्पॉन्स भी निकल के वहां से आना चाहिए, ठीक है ना। तो शिक्षक जिस प्रकार से निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ाता है वह प्रक्रिया शिक्षण कहलाती है, ठीक है ना। तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है, सीखना या अधिगम है, ठीक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जैसा कि हमने कहा कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम के द्वारा ही पूरी होती है, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। शिक्षण में केवल आपको सीखना ही नहीं है, सिखाना भी निहित है, तो तभी आपकी शिक्षण की प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम के द्वारा ही पूरी होती है। इस सेंटेंस को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला आता है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षण अधिगम के गुणों के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि भाई जो शिक्षा एवं शिक्षण की प्रक्रिया में अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अधिगम हमेशा कैसे चलने वाली प्रक्रिया दोस्तों, निरंतर चलने वाली सार्वभौम क्रिया है, यानी कि यूनिवर्सल क्रिया है, और हमेशा क्या होती है, निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों जैसे विद्यालय की, तो विद्यालय में जो अधिगम है वो शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। शिक्षण कौन करता है, शिक्षक करता है। अधिगम क्या होता है, छात्र द्वारा होता है, ठीक, ये चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो हम कह सकते हैं कि अनुभव की बात करें, जैसे दिए जाने वाले जो अनुभव हैं वो पाठ्यक्रम द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो कभी क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो शिक्षण है वो तो शिक्षक के द्वारा होगा, अधिगम किसके द्वारा होता है, छात्र के द्वारा, और जो दिए जाने वाले जो अनुभव हैं वो पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे हमने बोला था ना, जो शिक्षण के अंग है, 3 अंग है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो आपको इन तीनों के जो कार्य हैं वो भी पता होने चाहिए, ठीक है ना। शिक्षक के द्वारा शिक्षण, अधिगम छात्र द्वारा, और जो अनुभव है वो पाठ्यक्रम के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब विद्यालय में जब शिक्षण और अधिगम मिलकर छात्र में कुछ गुणों का विकास करते हैं, उन गुणों के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से गुण हैं, सबसे पहले क्या होता है, बालक के ज्ञान में के भंडार में वृद्धि होती है। बिल्कुल भाई, अगर आप शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होगी उसमें आपका क्या होगा कि बालक डेफिनेटली क्या होगा, उसके ज्ञान के भंडार में वृद्धि होगी, ठीक। इसके अलावा जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, विश्लेषण, छात्र व्यवहार आदि शैक्षिक क्रिया का नियमन करते हैं। सामान्य विचार की व्याख्या शिक्षण के द्वारा ही संपन्न होती है और अधिगम के द्वारा ही उसका पुनः प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा शिक्षण तथा अधिगम छात्रों के व्यवहार का अनुकूलन करती है, ठीक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मान्यताओं का विकास करने में शिक्षण तथा अधिगम सहायक होते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। जो विद्यालय में दोस्तों क्या होता है, शिक्षण भी होता है अधिगम भी, ठीक है ना। और जो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वही दोस्तों क्या बनाती है, बालक को एक तरीके से कुशल, जिम्मेदार और एक तरीके का हम कह सकते हैं प्रबुद्ध व्यक्ति बनाती है, ठीक है ना। तो एक तरीके से क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, काफी सारे जो छात्र हैं उनमें गुणों का विकास होता है और क्षमताओं का विकास होता है, जिनका वो आगे जाके सकारात्मक उपयोग कर सकता है अपने जीवन में। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि भाई जो शिक्षण अधिगम के गुण हैं उनसे क्या क्या फायदा मिलता है छात्रों को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अधिगम के प्रकार की। देखिए जैसे कि हमने क्या बोला कि जो अधिगम है वो क्या है, व्यवहार परिवर्तन है। लेकिन दोस्तों अगर व्यवहार परिवर्तन की हम बात करें वो उस समय तक नहीं होता जब तक कि भावना में परिवर्तन ना हो। और भावना परिवर्तन का संबंध किससे होता है, आपके अर्जित
ज्ञान से। तो इस दृष्टि से हम देखा जाए तो अधिगम को भी हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है संज्ञानात्मक अधिगम। इसको हम एक तरीके से विचारात्मक अधिगम या फिर मानसिक प्रत्यक्षात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो इस अधिगम में व्यक्ति को क्या होता है, केवल प्रत्यय का ज्ञान होता है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ तथ्यों की जानकारी उसको मिलती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, संज्ञानात्मक अधिगम, या इसको हम संज्ञान मूलक अधिगम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें स्वपाठन बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है, जो सेल्फ स्टडी होती है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, ठीक। इसके बाद आता है दोस्तों भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम का क्या होता है, भावात्मक अधिगम को वैसे हम भाव मूलक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, जैसे चिंतन, सोच, दृष्टिकोण, इसमें परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यानी कि ऐसी बातें इसमें सम्मिलित की जाती हैं, ठीक। तो जैसे होता है क्या कि जैसे हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारी होता है ना, जैसे सोच, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं में परिवर्तन होते हैं। तो ऐसे जो हमारे परिवर्तन होते हैं या ऐसे जो हमारे अधिगम होते हैं, तो इन अधिगम को ही क्या बोला जाता है, भावात्मक अधिगम बोला जाता है। इसको वैसे हम संकल्पनात्मक अधिगम भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, भावात्मक अधिगम, या इसको कई जगह पे मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी बोला गया है, ठीक। तो ये सारी एक ही चीज है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। भावात्मक अधिगम जनरली बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर संकल्पनात्मक या फिर मनोवृत्त्यात्मक अधिगम भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कौशलात्मक अधिगम। कौशलात्मक अधिगम का क्या मतलब है, इसको हम कभी कभार दोस्तों गत्यात्मक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब क्या होगा कि जब आप क्रिया या कार्य के द्वारा आप सीखते हैं, यानी कि आप कोई क्रिया करके सीखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया द्वारा अधिगम करना भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक। तो भाई संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक अधिगम आई होप कि आपको समझ में आएंगे। संज्ञानात्मक में क्या होगा कि आपको तथ्यों की जानकारी होगी, इसमें आप ज्यादातर स्वपाठन करेंगे, ठीक है। भावात्मक में आपका क्या होगा कि भाई आप चिंतन, सोच, दृष्टिकोण में परिवर्तन आदि बातें इसमें सम्मिलित होंगी। इसमें आप क्या होगा कि व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो आपके सोच बदलती है, आपके विचार बदलते हैं, आपका दृष्टिकोण बदलता है, ठीक है ना, आपकी भावनाओं में परिवर्तन आता है, तो उसको हम भावात्मक परिवर्तन बोलते हैं। कौशलात्मक अधिगम का मतलब है कि जब हम कोई कार्य को करके सीखते हैं, यानी कि किसी क्रिया द्वारा या किसी कार्य के द्वारा हमारा जब अधिगम होता है, तो इस प्रकार के अधिगम को हम क्या बोलते हैं, कौशलात्मक अधिगम बोलते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि इसमें अभ्यास को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये है अधिगम के प्रकार। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था अधिगम के प्रकार के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गेने। इनके अनुसार अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो ये आधुनिक अनुदेशन सिद्धांतों के जनक भी इनको माना जाता है, रॉबर्ट गेने। तो इन्होंने ऐसे विचार रखे कि भाई इनके अनुसार ये 3 प्रकार के अधिगम से ये असंतुष्ट थे, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो अधिगम है वो 8 प्रकार के होते हैं। इनको अधिगम सोपानकी भी कहा जाता है। तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे हमें काफी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इनका मानना है संकेत अधिगम। अब संकेत अधिगम क्या होता है, ये दोस्तों यहाँ पर इसको संकेत अधिगम, ठीक है ना। संकेत अधिगम क्या होता है दोस्तों, ये पावलोव का जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ना, उस पर आधारित है। उसको हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो जो पावलोव की जो कंडीशनल थ्योरी है ना, उस पर आधारित है। तो इसमें क्या होता है, संकेत मात्र से अधिगम हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि जो चौराहे पे लाल बत्ती होती है, तो उसके देखकर क्या होता है, यातायात के वाहन क्या होते हैं, रुक जाते हैं, या हरी बत्ती जलती है तो यातायात क्या होता है, चलने लग जाता है। तो संकेत के आधार पर सीखना, तो एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे, संकेत अधिगम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो ये आपका जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उस पर ये आधारित है। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके से उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया को प्रेरित किया जाता है, तो उससे क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक। इसके बाद अगला आता है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को हम दोस्तों क्रमिक अधिगम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी विषय वस्तु को एक क्रम में प्रस्तुत करके अधिगम करवाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक श्रृंखला टाइप की बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, बच्चा अधिगम को मतलब हम एक तरीके से व्यवहारों में परिवर्तन ले आता है। जैसे बच्चे क्या होता है ना कि कभी आपने देखा होगा कि जैसे बच्चे जनरली स्कूल से आते हैं तो अपना कोट नीचे उतार के फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या था कि जैसे एक गुथरी थे, उन्होंने एक श्रृंखला इस तरह की बनाई थी कि
जैसे लड़की क्या होती थी कि घर आती थी तो कोट उतार के अपना फेंक देती थी फर्श में। फिर माता क्या करती थी, लड़की को कोट पहना के दोबारा बाहर जाने का निर्देश देती थी। तो फिर लड़की पुनः अंदर आती और कोट उतारती और फिर निश्चित स्थान पर टांगती। तो ये आपका क्या है, श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो यानी कि वो सीख गई कि आप किस तरीके से अगर अंदर आना है तो कोट को ऐसे फर्श पे नहीं फेंकना, उसको एक निश्चित स्थान पर टांगना है, ठीक है। इसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम। तो इस प्रकार के अधिगम का संबंध क्या होता है दोस्तों, शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन से, ठीक है ना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें आपका आता है पाठों का रटंत या स्मरण आदि इसमें शामिल होता है, या फिर सस्वर हम वाचन करते हैं ना कभी कभार, तो वो इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हम शाब्दिक जो अधिगम है यानी शाब्दिक व्यवहार में हमारा परिवर्तन होता है, वो शाब्दिक अधिगम कहलाता है। इसके बाद आता है बहुविभेदन अधिगम। तो इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, प्राणी अपने सामने जो प्रस्तुत विभिन्न उद्दीपकों में से सही उद्दीपक की पहचान कर अनुक्रिया करना सीखता है, ठीक है ना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बहुविकल्पिक प्रश्नों द्वारा अधिगम, ये आपका क्या होता है, बहुविभेदन अधिगम होता है। आप बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हो तो आपके सामने क्या होते हैं, कई सारे विभिन्न उद्दीपक होते हैं, उनमें से आप क्या करते हैं, सही उद्दीपक का चयन करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 आंसर हैं, तो जो उसमें से आपका सारे उद्दीपक हैं, स्टिमुलस है, तो उसमें से आप सही उद्दीपक की पहचान कर आप रिस्पॉन्स करना सीखते हो। तो आप इसमें होता क्या है कि जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं तो उनके द्वारा भी क्या होता है, अधिगम किया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है प्रत्यय अधिगम। इस अधिगम में प्राणी क्या होता है, पूर्व अनुभवों या प्रशिक्षण, ठीक है, या फिर जो उसकी पुरानी जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया हैं उनके आधार पर प्रत्ययों का निर्माण करता है, ठीक है ना। ठीक, तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो अब प्रत्यय का मतलब क्या है, जैसे हम इसको संप्रत्यय भी बोलते हैं, यानी कि एक तरीके की कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी घटनाओं के संबंध में बने एक तरीके से जनरल जो हम विचार होते हैं ना, हमारे जनरल थॉट्स, ठीक, या फिर हम जो मानसिक रूप से कोई भी जो आपके थॉट्स रखते हैं उनके बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट या अवधारणा भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसको प्रत्यय, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय अधिगम बोला जाता है, ठीक। इसके बाद आता है सिद्धांत अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है, हम विभिन्न सिद्धांतों को समझने की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो जैसे कि हम कोई भी प्रक्रिया है या घटना है उसको संचालित करने की कार्यविधि को सीखते हैं, तो यह क्या होता है, सिद्धांतिक रूप से हम सीखते हैं ना, तो विभिन्न सिद्धांतों, तो जितने भी आपके जो सिद्धांत है उनको समझने की प्रक्रिया होगी वह सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आएगी। इसके बाद आता है समस्या समाधान, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि ये समस्या समाधान अधिगम जो है वो एक तरीके से सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइप का अधिगम होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बालक के सामने एक समस्या हम प्रस्तुत करते हैं और वह अपनी जितनी भी एक तरीके से ना जो भी उसके अंदर कौशल होंगे, जैसे आपके चिंतन, मनन या तर्क विश्लेषण के द्वारा एक तरीके से समस्या का समाधान प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके का जो अधिगम होता है, इसी से ही आप प्रगति पा सकते हैं, यानी असली प्रगति समस्या समाधान अधिगम से होती है। क्योंकि क्या है, आपके सामने हमने एक समस्या प्रस्तुत कर दी, अब बालक क्या करेगा, अपनी मानसिक शक्तियों यानी मानसिक शक्तियां जो होती है ना उसके अंदर, जैसे क्या होती है मानसिक शक्तियां, जैसे चिंतन है या तर्क लगाएगा, लॉजिक लगाएगा ना, किसी भी तरीके से उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेगा, तो उससे डेफिनेटली क्या होगा, उससे ही क्या होगी, उसकी अधिगम में प्रगति संभव होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अधिगम में आ जाता है। तो ये हैं दोस्तों रॉबर्ट गेन के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार, ठीक। अब अगला आता है अधिगम की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिससे अधिगम होता है। सबसे पहले आता है करके सीखना। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं करने का अभ्यास करता है और जिसके फलस्वरूप वह उस कार्य को करना सीख जाता है। इसके बाद आता है निरीक्षण करके सीखना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करके नवीन बातों को सीखता है। इसके बाद परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करने के अंतर्गत क्या होगा भाई, व्यक्ति क्या होगा, स्वयं परीक्षण करता है तथा नवीन कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। भाई निरीक्षण परीक्षण। इसके बाद क्या आएगा, वाद विवाद। वाद विवाद में व्यक्ति क्या होगा, अन्य व्यक्ति से क्या करता है, वाद विवाद करता है, डिबेट करता है, तो उसके दौरान भी काफी कुछ सीखता है। जब आप, वो तो होता ही है, जब आप डिबेट करते हैं तो आप काफी कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद आती है वाचन विधि। तो वाचन विधि के अंदर क्या होगा कि पाठ को आप स्वस्वर वाचन करके उससे सीखा जाता है, ठीक है ना। यानी आप उसको जैसा है उसमें लिखा हुआ वैसे ही आप उसको वाचन करेंगे और उससे आप सीख जाएंगे। इसके
बाद आता है अनुकरण। अनुकरण में व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं या दूसरे के व्यवहार की नकल करके सीखते हैं। इसके बाद प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या है कि एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि कार्य बार बार आप करते हैं तो बार बार प्रयास करके क्या होता है, सीखता है। प्रयास करेगा फिर त्रुटि होगी, कोई बात नहीं, त्रुटि होगी, अगली बार फिर प्रयास करेगा तो कभी ना कभी तो सही होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है ना। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है, व्यक्ति अंतर्दृष्टि के द्वारा कार्य करने का प्रयास करता है और बार बार प्रयास करके सीखता है। इसके बाद आता है पूर्ण विधि या समग्र रूप विधि। इसमें क्या होता है कि पाठ को एक साथ एक बार में संपूर्ण दोहराकर याद किया जाता है, ठीक है ना। एक बार में आपने क्या करना है, पूरे पाठ को संपूर्ण तरह दोहराकर सीखते हैं, तो पूर्ण विधि कहलाती है, ठीक। अब अंशों में बांट कर क्या होगा, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा। अंश विधि में पाठ को क्या करेंगे आप, सुविधा पूर्वक जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप क्या करेंगे, छोटे छोटे अंशों में बांट लेंगे और एक एक करके उसके विभिन्न अंशों को याद करेंगे। तो ये हैं अधिगम की विधियां। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब अगला आता है दोस्तों अधिगम का नियम। अधिगम के क्या क्या नियम हैं, जैसे पावलोव और स्किनर थे, इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। अधिगम के सिद्धांत हम हमारी अगली वीडियो आएंगे उसमें पढ़ेंगे कि अधिगम के क्या क्या सिद्धांत होते हैं। उसी तरह से जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है ना। तो तत्परता से क्या मतलब है भाई, तत्परता का नियम से क्या होता है कि भाई इसके अनुसार विद्यार्थी जब किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार ना किया जाए तब तक उसको कोई भी बात सिखाई नहीं जा सकती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तत्परता का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर हम इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अगर आप किसी पशु को तालाब तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे आप पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जैसे घोड़ा है, घोड़े को अगर हम तालाब के पास ले जाएंगे तो वो जरूरी है, ठीक है, तालाब तक तो ले जाएंगे लेकिन आप उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं रख सकते। तो पानी पीने के लिए क्या चाहिए, उसको प्यास लगना चाहिए ना। तो भाई अगर किसी काम को करने की किसी की इच्छा ही नहीं होगी तब तक उससे काम करने के लिए आप बाध्य ही नहीं कर सकते। तो यही हाल क्या होता है बच्चों का है, जब तक आप उन्हें पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं करेंगे तब तक उनको कोई बात आप सिखा ही नहीं सकते। तो तत्परता का नियम के अनुसार यही है कि भाई आपको बालक को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार करना है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं तत्परता का नियम। इसके बाद आता है अभ्यास का नियम। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या होता है कि आप अधिगम के द्वारा बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप सीखी हुई बात को जब तक आप व्यवहार में नहीं लाएंगे तो तब तक जो अधिगम है वो स्थायी नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीखी हुई बात को अगर आप व्यवहार में लाएंगे तभी जाके आप उसको जल्दी समय तक याद करेंगे। तो इस दृष्टि से अगर आप सीखी हुई बात को अगर आप व्यवहार में लाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अभ्यास का नियम बोलते हैं। तो अभ्यास के नियम में क्या होता है कि कोई भी जो सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाना है उसी से आपका जो अधिगम है वो क्या रहेगा, हमेशा स्थायी रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान, एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान आपको क्या होता है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है ना। तो अधिगम का नियम, अभ्यास का नियम। इसके बाद आता है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो प्रभाव का नियम ये कहता है कि जो बातें छात्रों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं उन बातों को विद्यार्थी बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से सीख जाता है, ठीक है ना। जो बातें विद्यार्थी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी, यानी कि अगर कोई बात अगर उसको लगेगा कि ये मेरे लिए काफ़ी जीवन में उपयोगी है, ठीक, तो वो उन बातों को बहुत जल्दी से सीखेगा, ठीक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभाव का नियम, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो प्रभाव का नियम क्या मतलब है, ठीक, कि अगर हम कोई नई बात है उस बातों को हम इस तरीके से बताएं कि विद्यार्थी उसको अपने लिए जीवन उपयोगी समझे, या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हम बताएं जो कि विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित हो या विद्यार्थी उनको पहले से जानता है तो विद्यार्थी उन नई बातों को बहुत इजीली सीख लेता है,
ठीक है ना। दो पहलू मैंने आपको बताए। प्रभाव का नियम क्या है, या तो उसको लगे कि भाई ये जीवन उपयोगी तो बहुत जल्दी सीखेगा, या फिर जो आपकी नई बात है वो कुछ आप उसको इस तरीके से बता रहे हैं कि उसको लगता है कि वो उसके जीवन से संबंधित है, या वो उसको पहले से ही जानता है, तो वो नई बात को बहुत जल्दी से सीख लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रभाव का नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अधिगम के 3 नियम में थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसके बाद आती हैं दोस्तों अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, कई सारी हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं। उसके आधार पर देखा जाए तो अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट स्पान ऑफ इंटरवल में। ठीक है ना, या शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम पे हम इसको बहुत जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। अधिगम सार्वभौमिक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिगम का जो गुण है वो किसी विशिष्ट संस्था या विशिष्ट मनुष्यों में नहीं पाया जाता, विशिष्ट स्थान पे नहीं पाया जाता। ठीक है ना, संसार के सभी स्थानों में, सभी जीवधारियों में पाया जाता है अधिगम का गुण। ठीक है ना, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब में क्या होता है, अधिगम का गुण पाया जाता है, यानी सभी के सभी सीखते हैं। ठीक। इसके बाद अधिगम संपूर्ण जीवन चलता है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि क्या होती है दोस्तों, जीवन पर्यंत चलती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ क्या होता है, सीखता रहता है। ठीक है ना, कभी वो अपने माता पिता से सीखता है, कभी अपने भाई बहन से सीखता है, या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, और जीवन भर वो क्या होता है, कहीं ना कभी विद्यालय से, कभी अपने साथियों से, कभी समाज से, ठीक है ना, कभी धार्मिक संस्थाओं से, या कभी अन्य व्यक्तियों से कुछ ना कुछ वो सीखता रहता है। ठीक। इसके बाद आता है अधिगम विकास है। ठीक। तो भाई आपको जैसे हमने पहले ही बोला है कि भाई अधिगम क्या होता है, आपको कभी जब आप अधिगम है, अधिगम में आपको कई नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं जिनसे वो सीखता है, तो उससे होगा क्या, उसका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। तो अधिगम क्या है, विकास है। तो अधिगम ही विकास का हम कह सकते हैं आधार है। ठीक है। इसके बाद अधिगम क्या है, परिवर्तन है। अधिगम परिवर्तन से कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला व्यक्ति क्या करता है, अपने तथा दूसरों के अनुभवों के आधार पर ही अपने व्यवहारों, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं सभी में परिवर्तन करता है, और वास्तव में यही क्या होता है, अधिगम होता है। ठीक है ना। तो जैसे हमने क्या बोला, अधिगम क्या है, परिवर्तन है। आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, अपने विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी मूल प्रवृत्ति में आप परिवर्तन करें। जैसे कि हमने आपको बताया था ना, बच्चा है, बच्चे ने अपने व्यवहार में कैसे परिवर्तन किया, तो अधिगम क्या है, परिवर्तन है। अधिगम अनुकूलन है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया था कि अधिगम क्या है, आपका अनुकूलन है। जैसे भाई अगर आपको वातावरण के संग सामंजस्य बैठाना है, तो जो व्यक्ति है उसको नए व्यवहारों और भाषा, ठीक है ना, और रहन सहन के तरीके, रीति रिवाज आदि सभी को सीखना पड़ता है। अगर आपको वातावरण से एक तरीके से अभियोजन करना है या सामंजस्य बैठाना है। ठीक। तो हम एक तरीके से जब अधिगम होता है, जब हम सीखते हैं, तभी तो आप नई परिस्थितियों के संग अनुकूलन कर पाएंगे ना। तो अनुकूलन क्या है, अनुकूलन का मतलब यही है कि आपको वातावरण के संग सामंजस्य बैठाना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, नए व्यवहारों को सीखेंगे, कैसे बोला जाए, कैसे उठा बैठा जाए, रहने के तरीके कैसे होते हैं, रीति रिवाज कैसे होते हैं, इन सबको सीखना पड़ता है, इनका अधिगम करना पड़ता है। तो अधिगम क्या है, अनुकूलन है। यहाँ पर मैंने अनुकूल लिखा हुआ है, इसको समझ लेना, अनुकूलन है। ठीक है ना, अनुकूलन। ठीक। इसके बाद आता है अधिगम अनुभवों का संगठन है। ठीक। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि अधिगम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि अधिगम क्या होता है, नए और पुराने अनुभवों का संगठन है। ठीक है ना। आप इसको ध्यान में रखना है कि अधिगम जैसे जैसे व्यक्ति को नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, वो नई नई बातों को सीखता चला जाता है। ठीक है ना, और अपनी आवश्यकता अनुसार उनको संगठित करता चला जाता है। तो ये हैं दोस्तों अधिगम की विशेषताएं। अब इसके बाद आते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों अगर हम बात करें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की, तो दोस्तों इसमें जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो जो तत्व व्यवहार को प्रभावित करेंगे
वही तत्व अधिगम को भी प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर हम व्यवहार और अधिगम की बात करें तो उनमें भी एक अंतर है। अंतर क्या है कि व्यवहार तो दिखाई देता है लेकिन अधिगम नहीं दिखाई देता। इसका मतलब क्या है कि जो अधिगम है वो मानसिक और बौद्धिक क्रिया है, ऑफ कोर्स, ठीक। और जबकि व्यवहार कैसी है, शारीरिक क्रिया है। ध्यान रहे, अधिगम मानसिक और बौद्धिक क्रिया है, व्यवहार तो शारीरिक क्रिया है। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें कि जो बातें मन को प्रभावित करेंगी वही बातें या वही कारक अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है मोटे तौर पे कि जो विद्यार्थी के मन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, या हम कह सकते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो जो कारक मन को प्रभावित करेंगे वही अधिगम को प्रभावित करेंगे। तो आपके मन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताइए। सबसे पहला आता है शारीरिक कारक, यानी कि आपका स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। तो भाई आप जितना आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा उतना ही आपका ज्यादा अधिगम होगा। इसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारक, मानसिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता। तो जितना आपका अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा, परिपक्वता होगी, उतना ही अच्छा अधिगम होगा। फिर इसके बाद आता है सामाजिक कारक, आप अपने समाज में ही सीखते हैं तो सामाजिक कारक तो सबसे ज्यादा आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपका अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है ना। आप अपने समाज में रह के ही तो कई चीजें सीखते हैं ना। फिर इसके बाद आता है वातावरणीय कारक, आपका वातावरण कैसा है, आपका परिवार कैसा है, तो वहां पर से भी आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती है। तो अधिगम आपका इस तरीके से होता है। इसके अलावा भौतिक कारक, इनसे भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। और अधिगम सामग्री और विषय वस्तु की उपयोगिता, यानी कि जो विषय वस्तु या सामग्री जो कि अधिगम के लिए यूज की जाती है, या पाठ्यक्रम भी हम कह सकते हैं। तो पाठ्यक्रम से हमें क्या मिलते हैं, अनुभव मिलते हैं। तो वो भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले दोस्तों ये सारे कारक हैं, आप इनको बहुत आसानी से सीखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हम बात करें सीखने सिखाने की विधियां, वो भी आपके एक तरीके से हम कह सकते हैं वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आ जाती है। या फिर आपके थकान है या शारीरिक कमजोरी है वो भी आ सकती है, ठीक। कई तरीके से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, वो इन्हीं के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और आई होप कि आपको लर्निंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अधिगम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, इसका चैप्टर और टॉपिक आप कह सकते हैं शिक्षण अभिरुचि के लिए। आप इसको पूरे ध्यान से और बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आने की संभावना रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।